हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले इकोनॉमिक्स के बिट्स क्वेश्चन के बारे में, जो क्वेश्चंस अपन रिवाइज करने वाले हैं। बाकी हर सब्जेक्ट के लिए रिवीजन लेक्चर्स कंप्लीटली अपलोड किए गए हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, चैनल को विजिट कर लीजिएगा। बाकी हर सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो भी अपलोडेड है, कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए वो भी अपलोडेड है। तो काफी सारी चीजें सीएमए स्टूडेंट्स के लिए, फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर से करिए। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन फोर अल्टरनेटिव्स। यहाँ पे आपको एमसीक्यू कुछ दिए गए। ये कौन सा एमसीक्यू है? ये बिट्स के एमसीक्यू है। भैया ये हमको पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? बेटा पीडीएफ आपको सीएमए के इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से मिल जाएगी। आप बोलो भैया हमको नहीं समझ में आता कहाँ से डाउनलोड करना है, तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां से भी आपको मिल जाएगा अगर आप पिन मैसेज को चेक करोगे तो। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। एक बार मैं कमेंट देख लेता हूँ कि क्या लोग रुको, एक्चुअली ये पेड वाला क्लास है जिसको मैं शायद यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ। पहले मैं देख लेता हूँ आ गए क्या। ठीक है, लेट्स गो। यू आ गए। ओके, आ जाओ। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं? द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू। सब्जेक्ट मैटर कौन सी चीजों में आपका कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है भैया? सब्जेक्ट मैटर आपको पता होगा कौन सा होता है भैया? चार। ठीक है, कौन सा होता है? आपके बुक के सबसे पहले पेज पे आपको ये दिया हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पेज पे ही आपको दिया हुआ है। कौन सा होता है भैया? आपका एक तो होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन को क्या करते हो आप? अरे प्रोडक्शन को क्या करते हो आप? डिस्ट्रीब्यूट करते हो। प्रोडक्शन को आप करते हो एक्सचेंज। एक्सचेंज करने से आपको मिलता है पैसा, उसे आप करते हो डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, और जो पर्सन परचेज करेगा वो क्या करेगा? उसको कंजम्पशन करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से चार चीजें होती है। मतलब पहले कोई प्रोडक्ट बनती है, बनने के बाद उसका एक्सचेंज होता है। ठीक है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, और जो पैसा है उसको क्या करते हैं? जो सेलर होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। किन चार चीजों में डिस्ट्रीब्यूट करता है? प्रोडक्शन वाले। ठीक है, आगे आएगी अपन देख लेंगे। और फिर जो जिसने परचेज किया वो क्या करता है? कंजम्पशन करता है। तो फर्स्ट में क्या आएगा? सी। बहुत बढ़िया, सुपर, आपने आंसर दे दिया। ओके, सेकंड का आंसर बताइए फटाफट से। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस वॉज इंट्रोड्यूस बाय। किसने इंट्रोड्यूस किया था बताइए? किसने इंट्रोड्यूस किया था? आइला, ये कैसे आया? एक सेकेंड। ओके, सॉरी। तो सेकंड वाला, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये इंट्रोड्यूस किया था प्रोफेसर मार्शल ने। चलिए तो आ जाते हैं भाई। प्रोफेसर मार्शल, ठीक है, एकदम से सही। ओके, लेट्स गो। सुबह, श्रुति। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0.5 देन द कमोडिटीज। कमोडिटी कौन सी होने वाली है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, अब देखो प्राइस इलास्टिसिटी 0.1। 0.1 का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 होता है। हाँ भैया, इलास्टिसिटी लेस देन 1 होता है। अब इलास्टिसिटी लेस देन 1 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है भैया कि चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस। ये कैसा आएगा? लेस देन 1 आएगा। अब ये लेस देन 1 कब आएगा? ऐसी सिचुएशन में आएगा जब आपका डिमांड का चेंज और प्राइस का चेंज में आपको देखना है। ठीक है, अब चेंज इन डिमांड फॉर एग्जांपल, अगर अपन यहाँ पे एग्जांपल ले लें 20% का, और प्राइस में चेंज ले ले कितना? 10% का। ठीक है, अल्लाह उल्टा लेना। डिमांड का चेंज ले ले 10% का, और प्राइस का चेंज ले ले 20% का। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा? आपका आंसर क्या आएगा? 0.5। ये एग्जैक्ट मैं इस लेने के लिए ऐसा एग्जांपल लिया। ठीक है, बाकी 1 से नीचे कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? चेंज इन डिमांड प्राइस के कंपेयर में कम चेंज हुआ। ठीक है, अब ये कब होता है? आपके नेसेसरी गुड्स में। नेसेसरी गुड्स में क्यों ऐसा होता है? इसीलिए बेटा होता है कि जब नेसेसरी चीजें, जैसे कि आपको मिल्क की जरूरत है, डेली मिल्क की जरूरत है। ठीक है, अब प्राइस में कितना भी चेंज आएगा, प्राइस में 20% से बढ़ा हुआ आ गया। ठीक है, तो आप उसका कंजम्पशन कम करोगे, बंद तो नहीं करोगे ना, तो कंजम्पशन डेफिनेटली डिमांड में इंपैक्ट आएगा, बट प्राइस जितना चेंज नहीं आएगा। इसीलिए कौन सा आता है बेटा? 3B। सुपर, समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया कि ये नेसेसरी क्यों आता है लेस देन 1 में। लेट्स गो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4।
इन द केस ऑफ रेयर कॉइन सप्लाई कर्व विल बी, अब देखो रेयर कॉइन का मतलब क्या कि बहुत रेयर है, उसमें सप्लाई क्या होता है, सप्लाई एकदम से क्या होता है, फिक्स होता है। सप्लाई क्या होता है भैया, फिक्स होता है। तो मेरे को ये बताओ कि अगर आपका सप्लाई फिक्स है, अगर आपका सप्लाई फिक्स है तो सप्लाई किस तरीके से रहने वाला है, एकदम से एक ही जगह पे, मतलब ये आपका सप्लाई जो है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, वो थोड़ी ना बढ़ेगा, रेयर चीज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर ने जो 200 रन बनाया, वो जो बैट है वो एक ही है ना, वो सप्लाई बढ़ा नहीं सकते कि नहीं भैया दूसरा बैट सेम बना दिया, बट वो तो नहीं है ना, ठीक है। तो सप्लाई क्या रहती है, सेम रहती है, तो कैसा आएगा भैया कर्व, वर्टिकल। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको जल्दी से जल्दी अच्छी तरीके से समझाता भी जाऊं, बट कुछ केसेस में अगर ऐसा लगे कि लेंथी चीज है तो आप रिवीजन लेक्चर से भी देख सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है तो, ठीक है। सुपर। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए। When the price elasticity of demand is equal to 1, the demand curve is, अगर आपका बोल रहे भैया कि प्राइस इलास्टिसिटी कैसा है, इक्वल टू 1 है, तो ये आपका क्या आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या होता है, देखो आ जाओ समझा देता हूं। देखो आपका कौन सा कर्व है भैया, डिमांड कर्व। डिमांड कर्व कैसा रहता है, डिमांड कर्व कुछ इस तरीके से रहता है, ओ भाई इस तरीके से रहता है, हाँ भैया इस तरीके से रहता है। अब ये कहना क्या चाहता है पता है, ये कहना ये चाहता है कि इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 कब होता है, जब चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस इक्वल टू 1 कब होगा, जब दोनों में चेंज सेम है। हाँ भैया, मतलब अगर आपकी प्राइस यहां से 10% बढ़ी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 50% बढ़ी है और यहां पे आ गई, और आपकी डिमांड अगर इस टाइम पे कितनी थी भैया, यहाँ पे, तो उसकी 50% यहाँ पे आ गई है, तो अगर आप ये करने जाओगे ना, तो ये जो एरिया रहता है अंदर का एरिया, ये दोनों का कैसा रहता है, सेम रहता है, ठीक है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो अगर दोनों में चेंज क्या आएगा, सेम आएगा, तो कौन सा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सुपर, ठीक है। ओके, आपका आंसर आ रहा है भैया मैं समझाने से पहले, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं, 4। कौन सा, काला लाओ, काला लाओ, का ला ला ओ, ऐसे अपन ने याद किया था, हाँ भैया। तो का मतलब क्या, कैपिटल। ला मतलब क्या, लेबर। ला मतलब क्या, लैंड। ओ मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन। याद है, हाँ भैया। तो कौन सा नहीं है, विच इज नॉट, डी। सुबह आप मेरे से फास्ट जा रहे हो, ठीक है, बट मैं समझा इसलिए रहा हूँ कि अगर कोई रिकॉर्डेड देख रहा हूँ, ठीक है, यूट्यूब पे या पेड में भी, तो उसको समझना हो तो समझ में आ जाए। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय, अब देखो इसमें कुछ याद रखने वाली चीज नहीं है, ये किसने भैया, प्रोफेसर मार्शल ने, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किसने, प्रोफेसर मार्शल। लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कैन नेवर बिकम जीरो। कौन सी कॉस्ट जीरो नहीं हो सकती, कौन सी आएगी भैया, फिक्स कॉस्ट। कैसे फिक्स कॉस्ट भैया, अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अब मैं बात करूं कि हमने एक शॉप रेंट पे ले लिया, ठीक है, इसका दरवाजा इधर है, ये शॉप है अंदर जाने का, ठीक है, इधर अपन क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। ये शॉप का रेंट हमने लिया भैया 20,000 25,000 पर मंथ। हमें प्रोडक्शन करना था, हमें प्रोडक्शन क्या करना था, हमें प्रोडक्शन करना था एक ऐसा रोज गुलाब, ठीक है। अगर जिसको लेके अगर आप प्रपोज करो तो सामने हाँ ही हाँ है, ठीक है, वो भी हाँ बोले, बाजू वाले भी हाँ बोले, ठीक है। तो आपको ऐसा प्रपोज वाला रोज बनाना था, इसलिए आपने दुकान रेंट पे लिया 25,000 पर महीना, बट आपने पहले महीने 100 रोज बनाए, कितना रेंट देना पड़ेगा, 25,000। आपने दूसरे महीने 2 ही रोज बनाए, कितना देना पड़ेगा, 25,000। आपने नहीं बनाया, कितना देना पड़ेगा, 25,000। मतलब भैया ये फिक्स कॉस्ट जो होती है वो कभी जीरो नहीं हो सकती। समझ में आया बबुआ, हाँ भैया। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये वैसे कॉस्टिंग वाली चीज है, बट आपको ये बता दो कि प्रोडक्शन बढ़ेगा ना, तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम होगा। समझ में आया। अगर प्रोडक्शन पहले आप 10 कर रहे हो और आपका खर्चा है 25,000, तो पर यूनिट कितना लग रहा है, 2500। अगर आपने प्रोडक्शन बढ़ा के कर दिया, कितना कर लेते हैं, 20 कर लेते हैं, अच्छा 20 कर लेते हैं, आपका खर्चा कितना है, सेम 25,000, ठीक है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट है ना भैया, फिक्स रहेगी। तो पर यूनिट अब कितना है, 1250। मतलब अगर प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट क्या होती है, कम होती है, ठीक है। ये बस ऐसे ही समझाने के लिए, वैसे कॉस्टिंग में आएगा अपन, ठीक है, आपने कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट। ऑल द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन बिकम वेरिएबल इन द, कौन से रन में भैया, शॉर्ट रन में नहीं भैया, शॉर्ट रन में तो 2 आता है, कौन सा, फिक्स एंड वेरिएबल, बट लॉन्ग रन में दोनों ही क्या होता है, वेरिएबल। 9B, सुपर, बहुत बढ़िया। श्रुति,
लोग ना, मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, श्रुति को ढूंढेंगे पहले और मैं श्रुति को पिन कर दूंगा, कौन है ये ब्रिलियंट बच्चा। आइला सर के बताने से पहले आंसर दे रहे हैं। ओके, ये हमारे पेड वाले बच्चे हैं ना, इसलिए आ जाओ। मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइन एज, मार्जिनल कॉस्ट हम किसे डिफाइन करते हैं भैया? क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा आएगा? ए वाला, चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन वन यूनिट। अब भैया मार्जिनल कॉस्ट का मतलब, मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट, ठीक है। मतलब अगर आप 10 यूनिट बना रहे हो और आपका खर्चा लग रहा है 1000, अगर आप 11 बना रहे हो आपका लग रहा है फॉर एग्जांपल 1095, और आपका मार्जिनल एडिशनल कितना हुआ? 95। तो मतलब क्या होता है? चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू वन यूनिट चेंज इन आउटपुट। एक यूनिट आउटपुट में चेंज होने से कितना चेंज आया, ठीक है। तो ये आई होप आपको पता होगा। इसका अपन फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? दो फॉर्मूला बनते हैं मार्जिनल के, दो फॉर्मूला बनते हैं अगर आपको पता हो तो। एक तो ये बनता है जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, चेंज इन टोटल कॉस्ट या आउटपुट डिवाइड बाय चेंज इन, क्या होता है भैया? अरे टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट, ठीक है, आउटपुट। और एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, कौन सा होता है? मार्जिनल, मार्जिनल की अगर अपन बात करें, मार्जिनल रेवेन्यू अगर मैं सिर्फ ले लूं, ठीक है, कॉस्ट ले लो या रेवेन्यू ले लो, सबका फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है? TRN माइनस, TRN -1, शायद आपको याद होगा ये कैसा। अब देखो ये फॉर्मूला को मैं इसमें यूज करके दिखा देता हूँ, आ जाओ। ओके दिख रहा है थोड़ा बहुत, मैं बीच में आ रहा था, सॉरी मेरे को पता नहीं था। ओके, इसको मैं इस फॉर्मूला में, अब मेरे को 11 यूनिट का मार्जिनल निकालना है, तो यहाँ पे आंसर MRN आएगा। तो MRN का मतलब क्या? MR11। ओके, एन का मतलब क्या? 11। क्यों? क्योंकि मुझे 11 का ढूंढना है, ठीक है। अब TR का मतलब क्या? टोटल रेवेन्यू या टोटल कॉस्ट भी आप लिख सकते हो, कितना हुआ? 1095, 1095 माइनस TRN -1, एन मतलब क्या? 11, 11 -1 मतलब TRN कितना? TR 10 हुआ, तो TR 10 का कितना है? 1000 -1000, कितना आ गया? 95 आंसर। समझ में आया? दोनों सेम रहता है। अब ऐसे भी करोगे तो भी सेम आएगा। कैसे आएगा? चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना हुआ? 1095, 1095 माइनस 1000, ठीक है, डिवाइड बाय, अरे 1000 बेवड़ा, चलो ठीक है। ओके, नीचे क्या आएगा भैया आपका? टोटल यूनिट पे कितना चेंज? 11 -1, ठीक है। अब आप यहाँ पे करोगे तो 95 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 95। आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ हम पढ़ाए थे इसलिए याद हो गया है। हाँ ठीक है। ओके, तो अपने नेक्स्ट वाले बच्चों को रिफर करो फाउंडेशन के लिए, और क्या। ओके लेट्स गो, क्वेश्चन नंबर 11, लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या पूछा है भैया? अ फर्म प्रोड्यूस 200 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी बाय एम्प्लॉइंग 10 वर्कर्स एंड 240 यूनिट्स बाय 12 वर्कर्स। एवरेज प्रोडक्ट बताइए। एवरेज प्रोडक्ट कैसे होगा भैया? ये फॉर्मूला अभी बताया ना चेंज वाला, वही करना है। क्या? चेंज इन टोटल आउटपुट डिवाइड बाय चेंज इन, क्या है भैया? वर्कर्स दिया है, चेंज इन वर्कर्स। टोटल आउटपुट कितना चेंज हुआ? 240 माइनस 200 डिवाइड बाय कितना है? 12 -2, अरे 12 -10 कितना आएगा भैया? 40 -2 इज इक्वल टू कितना? 20 इज योर करेक्ट आंसर, ए। आई होप समझा होगा भैया। क्या पूछ रहा है कि एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट कितना है भैया? तो कैसे करोगे भैया? ठीक है, 240 आपका नया है, ओल्ड कितना है? 200 है। 10 लोगों से 200 हो रहा था, 12 लोगों से 240 हो रहा है। कितना बड़ा? 2 बड़ा। और यहाँ पे कितना बड़ा? 40। तो एक से कितना बड़ा? 20। सिंपल, ठीक है। चलो भाई लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। 11 है, ओके बहुत बढ़िया। आजा क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहना चाहते हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर्ड ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट कैसी होती है? होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब कैसी? सेम टू सेम भैया, ठीक है, सेम टू सेम होती है, उसे बोलते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब सेम टू सेम। अगर आपको क्या बोलते हैं, बल्ब लेने जा रहे हो, ठीक है, तो शायद कंपनी में माइनर चेंज हो सकता है, बट बल्ब तो बल्ब है, ठीक है। 39 वोल्ट्स का बल्ब है, तो दूसरे से भी ले रहे हो वो भी 39 वोल्ट का बल्ब है, मतलब सेम चीज है। हाँ, अगर आप बोलो भैया साबुन को नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि साबुन में कलर स्मेल डिफरेंट होता है, ठीक है। तो वो किस में आता है? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट में आता है। किस में आता है? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट में आता है। ये होता है मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। समझे बात को? इसे क्या कहते हैं? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसमें प्रोडक्ट वैसे सिमिलर टाइप की होती है, बट कैसी होती है भैया? आपका थोड़ा सा चेंज होता है। थोड़ा सा चेंज मतलब कैसा? कलर का चेंज है, या स्मेल का चेंज है, या पर्पस का चेंज है। जैसे कि कॉलगेट, तो कॉलगेट भी अलग अलग होती है, रेड कलर की, व्हाइट कलर की, उसकी स्मेल अलग होती है भैया,
ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, वो आपका होता है मोनोपोलिस्टिक में। ठीक है, लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 13। सुपर। इन द केस ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिशन फॉर्म द डिमांड कर्व ऑफ द प्रोडक्ट, डिमांड कर्व कैसा रहेगा मेरे को बताओ, डिमांड कर्व आपका कैसा रहेगा भैया, डिमांड कर्व आपका सिंपल सी बात है। ओके, अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कैसी रहती है भैया, प्राइस सेम रहती है। मतलब अगर सोचो 100 लोग दुकान लेके बैठे हैं और मैं भी उस मार्केट में अगर एंटर करूंगा तो जो 100 लोग बेच रहे हैं उसी प्राइस पे मेरे को बेचना पड़ेगा। अगर मैं ज्यादा प्राइस चार्ज करूंगा मेरे से कोई लेगा नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो मेरा क्या होगा, प्राइस क्या होगा, सेम। मतलब प्राइस तो भैया रहेगा यही क्या यही, बट डिमांड चेंज होती रहेगी। हाँ भैया, कभी यहाँ पे होगी डिमांड, ठीक है, कभी यहाँ पे होगी, कभी यहाँ पे होगी। अगर डिमांड, ये तो प्राइस सेम रहेगी, डिमांड इधर उधर चेंज हो सकती है। हाँ, ये डिमांड करो आपका बना कैसा, ये वाला करो कैसा बना भैया, बताओ मेरे को। ये आपका अल्लाह क्या पूछा है, ओके इलास्टिसिटी पूछा है। वैसे अगर देखने जाते ये कैसा बनता है, हॉरिजॉन्टल बनता है भैया, समझ में आया कैसा बनता है, हॉरिजॉन्टल रहता है। और सी आएगा हॉरिजॉन्टल। अगर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पूछा होता तो क्या आंसर आता, हॉरिजॉन्टल। मैंने ऑप्शन नहीं देखा, बट कोई बात नहीं, आंसर सही है एकदम से। कार्टेल इज द वन ऑफ द, क्या होता है भैया कार्टेल, कार्टेल का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ कार्टेल का मतलब पता है क्या, कार्टेल का मतलब क्या होता है भैया, कोल्यूसिव ओलिगोपोली। कार्टेल का मतलब ये होता है भैया कि आप किसी फर्म के साथ मिलके क्या कर रहे हो भैया, एक ऐसी चीज बना रहे हो, यूनियन जैसा बना रहे हो कि भैया इससे नीचे अपने को नहीं बेचना है कोई भी प्रोडक्ट को। ठीक है, तो उसे अपन बोलते हैं कार्टेल। कार्टेल किस में होता है, ओलिगोपोली में, जिसमें फ्यू सेलर्स है। मतलब अगर अगर हम बात करें कि कोई ऐसी चीज है, ठीक है, जैसे कि सिम कार्ड, अगर सिम कार्ड की बात करें, ठीक है, तो सिम कार्ड में मतलब मोबाइल में, टेलीफोन में कुछ ही कंपनीज है, ठीक है, 5 7 8, ठीक है। अब वो सारे ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि हमें डेली का 1 GB देना है, बट मिनिमम प्लान की प्राइस पर मंथ की 1000 होनी चाहिए। सबने 1000 कर दिया, हम कहाँ जाएंगे, हमें परचेज करना पड़ेगा। उसे बोलते हैं कल्यूसिव, कॉल्यूसिव ओलिगोपोली। ठीक है, चलो ओलिगोपोली का मतलब क्या, ओलिजो का मतलब क्या होता है फ्यू, पोली का मतलब क्या होता है सेलर्स, इसलिए ओलिगोपोली, ओलिजो मतलब फ्यू, पोली मतलब सेलर्स, फ्यू सेलर्स। मोनोपोली, मोनो मतलब क्या, आप जैसे सिंगल, मोनो मतलब क्या, आप जैसे सिंगल, मतलब सिंगल, पोली मतलब क्या, सेलर, सिंगल सेलर। ड्यूओपोली मतलब, ड्यूओ मतलब क्या, दो, पोली मतलब क्या, सेलर, दो सेलर। ऐसे होता है भाई, ठीक है, याद रखने का। ओके, 15 डायनेमिक प्राइसिंग इज मोस्टली फॉलोड बाय, ये कौन फॉलो करता है बताओ भैया, डायनेमिक प्राइसिंग ऑनलाइन कंपनीज में होता है। मतलब क्या होता है भैया, डायनेमिक का मतलब क्या, चेंज। अब देखो आप गो आईबीबो ओपन करोगे ना, अगर आपको कहीं पे घूमने जाना है, ये आप रियल एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, आप गो आईबीबो ओपन करो या मेक माई ट्रिप ओपन करो, मोस्टली गो आईबीबो में ये होता है। आपको घूमने नहीं भी जाना तो आप भी आज आज ना गो आईबीबो ओपन करो, ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोई भी डेस्टिनेशन डाल दो और उसकी होटल सिलेक्ट करो और उसी होटल को 3 बार चेक करो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ दूसरे दिन आप चेक करोगे प्राइस हाइक दिखाएगा आपको। ये उनका ये क्या होता है, स्ट्रेटेजी होता है भाई। और फिर आप 2 दिन और ट्राई करो, मतलब 2 दिन और देखो देखो, पेमेंट तक जाओ मत करो, पेमेंट कैसे करोगे, वैसे भी पैसे नहीं आपके पास, बट अलग सी बात है। घूमने नहीं भी जाना है तो भी देखना है तो देखने देखना एक बार, आप 2 बार वापिस आ जाओ, फिर आप 2 3 दिन के बाद फिर से एक और बार जाओगे ना तो वो प्राइस हम एकदम से गिरा देगा, मतलब आपने जो पहले देखा ना उससे भी कम में दे देगा आपको। ये होता है भाई, वो पॉलिसी होती है कि बिक जाए चीजें, तो ऑनलाइन कंपनीज में ऐसी चीजें होती है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16, पीटी इज इक्वल टू एमवी इज द इक्वेशन सजेस्टेड बाय, ये किसने सजेस्ट किया भैया, आंसर इज इरविंग फिशर ने। ठीक है, अब ये बोलोगे भैया ये पीटी इज इक्वल टू एमटी क्या होता है, एमवी मतलब क्या होता है भैया, मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी डिमांड। आप बोलोगे भैया ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा तो एक सेकंड रुको, देखो ये रिवीजन लेक्चर वैसे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला। अभी इसका यार आवाज आएगा कि नहीं आएगा, आप मेरे को बताओगे आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस इसका आवाज ले रहा है कि नहीं, तकलीफ है भाई तकलीफ, डेस्कटॉप ऑडियो देना चाहिए शायद। चलो मैं प्ले करता हूँ, मेरे को बताइएगा ठीक है, आवाज आ रही है। क्वांटिटी थियरी बाय फिशर के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले फिशर के बारे में बात करते हैं। तो फिशर ने कैसे समझाया भैया, वो बोल रहा है कि भैया एमवी इज इक्वल टू पीटी, एमवी मतलब मनी सप्लाई, एमवी का मतलब होता है मनी सप्लाई और पीटी का मतलब होता है मनी डिमांड। वो कहता है कि मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी डिमांड, ठीक है, मनी सप्लाई मनी डिमांड। अब आप बोलोगे भैया एम का मतलब क्या है, एम का मतलब ये है कि मनी सप्लाई इश्यूड बाय लीगल अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटी ने जितना मनी सप्लाई किया वो
वी मतलब वेलोसिटी ऑफ द मनी, वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि कितना वो घूमा पैसा, मतलब मैं आपको दे रहा हूँ, आप आगे दे रहे हो, आप आगे दे रहे हो, आप आगे दे रहे हो, वो क्या है भैया, वेलोसिटी है, ठीक है। तो मतलब मनी सप्लाई जो लीगल अथॉरिटी ने इश्यू किया वो, इसके साथ साथ वो मनी कितना घूमा वो, उसे कहते हैं मनी सप्लाई। और मनी डिमांड को क्या कहेंगे भैया, मनी डिमांड को कहेंगे प्राइस लेवल इनटू टोटल आउटपुट, मतलब किसी प्रोडक्ट का मतलब टोटल आउटपुट, इंडिया का कोई भी प्रोडक्ट का टोटल आउटपुट और उसकी प्राइस दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इतने पैसे की डिमांड है। क्यों डिमांड है भैया, उसको परचेज करने के लिए, क्यों डिमांड है उसको परचेज करने के लिए, तो इसे बोलेंगे मनी डिमांड, ठीक है। तो मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी डिमांड, इस तरीके से आपको दिया है प्राइस लेवल इनटू टोटल आउटपुट। पीटी एमवी मतलब मनी सप्लाई, एमवी का मतलब होता है मनी सप्लाई और पीटी का मतलब होता है मनी डिमांड। वो कहता है कि मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी डिमांड, ठीक है, मनी सप्लाई मनी डिमांड। अब आप बोलोगे भैया एम का मतलब क्या है, एम का मतलब ये है कि मनी सप्लाई इश्यूड बाय लीगल अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटी ने जितना मनी सप्लाई किया वो। वी मतलब वेलोसिटी ऑफ द मनी, वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि कितना वो घूमा पैसा, मतलब मैं आपको दे रहा हूँ, आप आगे दे रहे हो, आप आगे दे रहे हो, आप आगे दे रहे हो, वो क्या भैया, वेलोसिटी है, ठीक है। तो मतलब मनी सप्लाई जो लीगल अथॉरिटी ने इश्यू किया वो, इसके साथ साथ वो मनी कितना घूमा वो, उसे कहते हैं मनी सप्लाई। और मनी डिमांड को क्या कहेंगे भैया, मनी डिमांड को कहेंगे प्राइस लेवल इनटू टोटल आउटपुट, मतलब किसी प्रोडक्ट का मतलब टोटल आउटपुट, इंडिया का कोई भी प्रोडक्ट का टोटल आउटपुट और उसकी प्राइस दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इतने पैसे की डिमांड है। क्यों डिमांड है भैया, उसको परचेज करने के लिए, क्यों डिमांड है उसको परचेज करने के लिए, तो इसे बोलेंगे मनी डिमांड, ठीक है। तो मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी डिमांड, इस तरीके से आपको दिया है प्राइस लेवल इनटू टोटल आउटपुट। अब बात करते हैं बेटा इसके बारे में कि ये कैसे। तो ये मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर से जाके देख लेना, ठीक है। तो ये किसने दिया भैया आपको, आई होप आंसर मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे तो आप जरूर से वहां से देख सकते हैं। लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ओके आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर एसोसिएटेड विद द कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्ट, मतलब सारी चीजें जो फंक्शंस है वो कॉमर्शियल बैंक के हैं बट कौन सा नहीं है, एक्सेप्ट यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा आएगा, यहाँ पे आप देखो कॉमर्शियल बैंक कैन नॉट इश्यू पेपर नोट्स, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, यस कर सकता है। कॉमर्शियल बैंक आर मोस्टली प्राइवेटली ओन एंड प्राइवेटली मैनेज, यस ये सही बात है, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन, सिंपल सी बात है, ये इंपोर्टेंट फंक्शन है। और यहाँ पे क्या आएगा, कॉमर्शियल बैंक कैन नॉट इश्यू पेपर नोट, ये कौन इश्यू कर सकता है भैया, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई, ठीक है। चलो लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑन योर स्क्रीन, ग्रेहाम लॉ इज अ ट्रू वेयर, अब देखो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या आएगा भैया, ओनली बाटर सिस्टम में, ओनली पेपर करेंसी में, ओनली मेटल करेंसी में और बोथ पेपर और मेटल करेंसी दोनों में। पहले बात भैया ग्रेहाम लॉ होता क्या है, ग्रेहाम लॉ होता क्या है, एग्जैक्ट मैंने जो ये लेक्चर अभी आपको वीडियो दिखाया था ना, एग्जैक्ट उसके ऊपर लिखा था, एग्जैक्ट उसके ऊपर ये लिखा था बेटा कि क्या होता है भैया कि जो बैड मनी होती है, मतलब जो बैड मनी होती है वो गुड मनी को क्या होती है, सर्कुलेशन में से निकाल देती है। मतलब अगर 5 का कॉइन है, 5 रुपए का सिक्का है, सो फॉर एग्जाम्पल अपन 5 रुपए का सिक्का लेते हैं, ठीक है। अब सिक्के की वैल्यू कितनी, 5 रुपया, ठीक है। बट जो सिक्का होता है उसकी जो धातु होती है, फॉर एग्जाम्पल वो धातु होती है भैया चांदी की, और सेम नया सिक्का ऐसा ही 5 का आया है, उसकी भी वैल्यू 5 रुपए, बट वो कौन सा है भैया, वो लोहे का है। अब देखो आपके पास सिक्के आएंगे 5 के, तो आप क्या करोगे, जो चांदी वाला होगा वो अपने पास रख लोगे, आप क्या सोचोगे भैया इसकी तो वैल्यू ज्यादा है, भले ही 5 है, बट अगर अपन बात करें ऐसा लगता है कि यार ये अच्छी है, तो गुड मनी क्या होती है भैया, सर्कुलेशन में से निकल जाती है, ठीक है। तो वो पेपर मनी हो या फिर मेटल करेंसी हो, दोनों के लिए बोला गया, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही के लिए बोला गया, ठीक है। तो इसलिए 18 में क्या आएगा, डी, समझ में आया, लेट्स गो। क्वांटिटी थियरी ऑफ द मनी स्टेट दैट, क्वांटिटी थियरी ऑफ द मनी, ये भी मनी वाले चैप्टर में ही था, पीछे एग्जैक्ट इसके पीछे वाले में। तो क्या बोलना चाहता है भैया, क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी क्या कहेगा, तो 19 क्या कहना चाहता है, प्राइस लेवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी सप्लाई, प्राइस लेवल इज इनवर्सली, देखो पहले डायरेक्टली आएगा कि इनवर्सली, पहले ये सोचो, ठीक है। फिर नॉट रिलेटेड तो होगा नहीं क्योंकि रिलेटेड तो है, अगर इनवर्सली होगा तो ये दोनों में से, मतलब सी तो आंसर नहीं आएगा, रिलेटेड तो है, ये तो अपने को पता है, ठीक है। अब इनवर्स है कि डायरेक्ट, वो अपने को सोचने का, क्या सोचने का बेटा, इनवर्स है कि डायरेक्ट। देखो प्राइस लेवल एंड मनी सप्लाई, अब देखो एक सिंपल सी बात है, जो हमारे पास जितनी भी चीजें हैं, प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं, वो उतनी ही रहने वाली, वो नहीं बढ़ने वाली जिंदगी में, ठीक है। अगर अपन बात करें कि हमारे देश में 1000 यूनिट है किसी चीज की, ठीक है, कल भी कितना है, 1000 यूनिट रहने वाला है, अरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता तब तक की बात है, ठीक है, ऐसे ही बढ़ तो नहीं जाएगा ना, हाँ।
तो अगर हमारे पास यहाँ पे मनी है 10,000, कितने भैया, हमारे पास 10,000 रुपए हैं, ठीक है, पूरे देश के पास, और आरबीआई ने क्या कर दिया, मनी को डबल कर दिया, क्या कर दिया, 20,000 कर दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे सप्लाई क्या हुआ, बढ़ा, मतलब सप्लाई क्या हुआ, मनी सप्लाई क्या हुआ, बढ़ा, मतलब इतना तो समझ में आया कि सप्लाई बढ़ा। अब आपको क्या देखने का, प्राइस बढ़ा कि कम हुआ, अगर प्राइस बढ़ा होगा तो क्या होगा, रिलेशन कैसा होगा, डायरेक्ट, अगर प्राइस कम हुआ तो इनवर्स, ठीक है। अब देखो, अब पहले 10,000 रुपए थे और 1000 यूनिट था, पर यूनिट की प्राइस कितनी, 10 रुपए। अब 1000 यूनिट है बट प्राइस है कितने, 20,000, प्राइस कितनी हुई, 20 रुपए, मतलब प्राइस भी क्या हुआ, बढ़ा। तो सप्लाई एंड प्राइस के बीच में कैसा रिलेशन है, प्रोपोर्शनल और डायरेक्ट, प्रोपोर्शनल एंड डायरेक्ट, मतलब जितना सप्लाई बढ़ेगा उतना ही प्राइस बढ़ेगा, तो कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट, आंसर क्या आएगा, ए। ओके, अगर यहां पे मुझे ये बताओ, इसमें ट्विस्ट कर दें, अगर आपको ऑप्शन में दिया होता कि प्राइस की जगह, प्राइस की जगह, प्राइस की जगह अगर आपको यहां पे दिया होता वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी, तो आंसर क्या आता, अगर वैल्यू ऑफ मनी दिया होता ना तो आंसर आपका आता बी, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी का कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। अब बोलोगे भैया वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ मनी का मतलब ये है कि पहले जो आप 10 रुपए में खरीद पा रहे थे, अब कितने में खरीद पा रहे हो, 20 रुपए में। पहले आपको 10 देने पड़ते थे ना एक यूनिट के लिए, हाँ भैया, अब कितने देने पड़ रहे हैं, 20 देने पड़ रहे हैं, मतलब पहले जो 1 रुपए में आता था अब वो नहीं आता, समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 1 रुपए में पहले आप 5 चॉकलेट ले रहे थे, कितनी, 5 नहीं 8 रखते हैं, 8 चॉकलेट, ठीक है। अब ये क्या हुआ, प्राइस डबल हो गई, मतलब ये 8 चॉकलेट कितने में मिलेगी, 2 रुपए में मिलेगी आपको 8 चॉकलेट, हाँ भैया, तो 1 रुपए में कितनी हो गई, 4 हो गई। पहले आपको 1 रुपए में 8 मिल रही थी, पहले आपको 1 रुपए में 8 चॉकलेट मिल रही थी, बट प्राइस अब क्या हो गया, डबल हो गया, देखो यहाँ पे 10 से 20 हो गया, तो एक का कितना कर दिया, 2 कर दिया, तो प्राइस डबल, तो 1 रुपए में कितनी आएगी, 4 आएगी। तो पहले 1 रुपए में 8 आती थी, अब 1 रुपए में कितनी आ रही है, 4, मतलब हमारे हमारे पास जो मनी है उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, मतलब हम पहले 1 रुपया देते थे तो हमें ज्यादा चीजें मिलती थी, अब वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो अगर वो क्या आता, समझ में आया, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट मेरे को लगा कि भैया समझा देते हैं तो समझा दिया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट काफी सारे स्टूडेंट्स को ना डाउट में रहता है, ठीक है, जहां से भी क्लास ली हो कोई दिक्कत नहीं है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, द ग्रोथ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ग्रोथ डेफिनेशन किसने दिया है भैया, ग्रोथ डेफिनेशन दिया है भैया, किसने, बताओ, आप बताओ अगर बताए तो। किसने दिया है, जेम केन्स एंड पीए सैमुअल्सन, ठीक है, तो ये दिया है एम, सॉरी, जेएम एंड पीए, ग्रोथ डेफिनेशन। ग्रोथ डेफिनेशन क्या कहता है, ग्रोथ डेफिनेशन कहता है भैया कि आपको फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक वर्ड शायद आपने सुना होगा। ओके, तो एडम स्मिथ ने कौन सा ढूंढा था भैया, वेल्थ वाला। एडम स्मिथ कहता है भैया पैसा, एबी से एंड एडम स्मिथ क्या बोलते थे, ऐसा बोलते थे भैया पैसा ही सब कुछ है भैया, तो वो वेल्थ था, ठीक है। अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलते थे, अल्फ्रेड मार्शल भैया बोले थे भैया, किसका बोले थे, वेलफेयर का, मतलब पैसे के साथ साथ वेलफेयर भी होना चाहिए, पैसे के साथ साथ वेलफेयर भी होना चाहिए। और रॉबिन्स ने क्या कहा था, स्कैरसिटी वाला, तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो लेट्स गो, क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड वेरीज डैश विद द प्राइस। अब देखो, लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है, क्या होता है, इनवर्स रिलेशन उनका देखने को मिलता है, मतलब अगर प्राइस बढ़ेगी, प्राइस किसी चीज की बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी, कम होगी, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे मैं प्राइस की चेंज के कारण डिमांड में चेंज बोल रहा हूँ, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, ठीक है। ओके, अब बोलोगे भैया इतना बाहर क्यों दे रहे हो, देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एक्सेस डिमांड अकर्स, ठीक है, तो देयर इज अ टेंडेंसी फॉर, तो प्राइस में क्या चेंज आएगा, वो आपको पूछा है, तो प्राइस में क्या चेंज आएगा, प्राइस टू राइज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस भी क्या होगी, बढ़ेगी। आप बोलोगे भैया 1 मिनट रुक जाओ, आप यहाँ पे बोल रहे हो प्राइस ऊपर जा रही है डिमांड नीचे आ रही है, अब आप यहाँ पे दोनों ऊपर जा रहे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है बेटा, पॉसिबल है। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस के चेंज के कारण डिमांड में क्या चेंज है, प्राइस में चेंज हुआ तो डिमांड में क्या चेंज होगा, यहाँ पे बोल रहे डिमांड में चेंज हुआ तो प्राइस में क्या चेंज होगा, दोनों अलग चीज है भाई। कैसे अलग है, देखो अगर प्राइस बढ़ गई किसी चीज की तो हम उसे कम खरीदेंगे तो डिमांड कम हुई, हाँ भैया, बट हमें कोई चीज बहुत ज्यादा चाहिए, जैसे कि हमें कोई चीज परचेस करनी है बट वो है ही नहीं मार्केट में, ठीक है, हमने डिमांड बढ़ा या है बट हमने डिमांड बहुत बढ़ा दी, अगर डिमांड बढ़ा देंगे तो सप्लाई वाला क्या करेगा, प्राइस को बढ़ा देगा, क्योंकि उसके पास मौका है, मौका मौका पैसे कमाने का। तो जैसे ही सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, तो सैनिटाइजर जो 25 का मिल रहा था उसकी वैल्यू बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई 35 हो गई।
तो डिमांड से अगर प्राइस में जा रहे हो तो डायरेक्ट रिलेशन है, बट प्राइस से डिमांड में जा रहे हो उनमें से रिलेशन है, ठीक है। ये रट्टा मारने की चीज नहीं है, सिंपल सा सोचने का, अगर प्राइस बढ़ेगी तो मैं तो कम खरीदूंगा, सिंपल सी बात है। तो प्राइस बढ़ेगी, डिमांड कम होगी। बट अगर हमारी डिमांड बहुत ज्यादा है तो सामने वाला प्राइस, ऑब्वियस सी बात है, वो प्रॉफिट कमाने के लिए बढ़ा प्राइस को बढ़ा देगा। लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 23। थोड़ा थोड़ा समझाते जा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 इज ऑन योर स्क्रीन। इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, द कंज्यूमर, इंफीरियर गुड्स का मतलब क्या होता है? इंफीरियर गुड्स मतलब ऐसा जिसमें लो क्वालिटी है, लो क्वालिटी, लो क्वालिटी, जैसे कि 600 रुपए की जोड़ी, हाय हाय हाय, ठीक है। तो 300 का पैंट, 300 का शर्ट, भैया अब हम कब परचेज करेंगे? जब हमारे जैसे सब गरीब है वो क्या करेंगे? परचेज करेंगे, ठीक है। बट आपके जैसे अमीर लोग सीए में बनने के बाद एक समझा अल्लाह, ठीक है, एंट्री मारोगे भैया, तो अब आप बोलोगे भैया 600 की जोड़ी आई, हाय ला, हटा सावन की घटा, हम तो 6000 की परचेज करेंगे, ठीक है। तब इनकम बढ़ती है, तब क्या करते हो भैया? जब आपकी इनकम बढ़ती है तब क्या होता है भैया? आप उसे परचेज कम करते हो, ठीक है। तो 23 का आंसर आपका क्या आएगा? 23 का आंसर आएगा परचेज लेस विद द इंक्रीज इन इनकम। इनकम बढ़ेगी तो कम परचेज करेंगे। समझ में आया क्या? दिमाग में घुसा क्या? ठीक है, लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 24। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या कहना चाहता है? लेट अ फर्म एम्प्लॉय 10 लेबर, 10 लेबर है, 150 यूनिट बना रहे हैं, 11 लेबर 166। भैया अब ये मैं सिखाने वाली चीज ही नहीं है भाई, अभी आगे कर चुके हैं। अरे भैया चेंज इन टोटल आउटपुट डिवाइड बाय नीचे लेबर कर दो भैया, चेंज इन लेबर हो गया, ऊपर कितना चेंज आएगा? 166 माइनस 150 मतलब 16 का आएगा, ठीक है। और डिवाइड बाय कितने लेबर चेंज हुए? 10 से 11 हुए, एक ही लेबर चेंज हुआ, नीचे एक आएगा, आंसर आएगा 16। करेक्ट आंसर इज बी। समझ में आया भैया? चेंज इन units divided by change in labor, change in units कितना? 166 minus 150 divided by 11 minus 10 is equal to 16 divided by 1 is equal to 16. Get to it. Let's go. Question number 25. Let's go. A rational procedure producer produce, a rational producer produce in that region where, भैया ये आपको क्या कहना चाहता है कि रेशनल प्रोड्यूसर प्रोड्यूस इन दैट रीजन वेयर, क्या होगा? कहां पे वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ द फिक्स इनपुट बिकम नेगेटिव, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट to the variable input become negative, marginal physical product of the fixed input become increasing, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल इनपुट बिकम डिक्लाइन। अब आप कहां तक प्रोड्यूस, कब तक प्रोड्यूस करोगे? तो देखो सिंपल से क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि जो आपका प्रोड्यूसर होता है वो कहां तक प्रोड्यूस करेगा? तब तक प्रोड्यूस करेगा जब उसका वेरिएबल क्या होता जाएगा? डिक्लाइन होता जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट कैसी होती जाएगी? कम होती जाएगी। तब तक वो क्या करेगा? तब तक वो प्रोड्यूस करता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका? डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे 25 तक अपन रखते हैं, और नेक्स्ट सेशन कब लेते हैं बताओ मेरे को। तो अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, नेक्स्ट सेशन को जरूर से देख लीजिए, आपको जरूर से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। कब रखना है मेरे को मैसेज कर देना अपने एप्लीकेशन के ग्रुप में, ठीक है। एप्लीकेशन के ग्रुप में मेरे को मैसेज कर देना तो मैं ले लूंगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर से कर लीजिए।